बढ़िया आप लोग। और देख ही रहे हैं कि जो है 26-27 में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कुछ है बारिश-वारिश की संभावनाएँ, कुछ इस तरह से कुछ संभावना बन रही है बारिश-वारिश की। पर फ़िलहाल अभी तो हाल-फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। तो गर्मी से थोड़ा बच के रहिए और जितने साथी जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। चलिए, तो बचपन की स्मृतियाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कह रहे हैं कि बचपन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी का संस्मरण है बचपन की स्मृतियाँ, ना? बचपन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है? राहुल सांकृत्यायन जी का संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? पद्मपराग, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा। रेखा चित्र, देखो याद रखना आप लोग कि प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, ना, जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं? प्राणों का सौदा, जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, ना? बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा, ये सारी के सारी जो हैं ये श्री राम शर्मा जी के हैं। किसके हैं? श्री राम शर्मा। ठीक। प्राणों का सौदा, जंगल की नहीं, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, ये श्री राम शर्मा जी के हैं और इनको कहते हैं बेटा शिकार साहित्य। मैंने आप लोगों को कई बार यह बात बताया भी है बेटा कि शिकार साहित्य, श्री राम शर्मा जी जो हैं इनको शिकार साहित्य का जनक माना जाता है। श्री राम शर्मा जी जो हैं इनको शिकार साहित्य का जनक माना जाता है। प्रथम रेखा चित्र की चित्र संग्रह की बात करूं मैं तो आप लोग जानते हैं पद्म सिंह शर्मा, ये द्विवेदी युग के थे ना, पद्म सिंह शर्मा। तो ये जो हैं 1913 के जहां तक मुझे याद है। चलिए, तो पद्म सिंह शर्मा जी जो हैं इन्होंने ही पहला रेखा चित्र संग्रह लिखा इन्होंने और पद्म पराग के नाम से इन्होंने लिखा। ठीक है, पहला इन्होंने जो रेखा चित्र संग्रह लिखा बेटा वो इन्होंने लिखा पद्म पराग के नाम से लिखा। तो चलिए, थोड़ा सा इसके विषय में मैं आपको जो है कुछ चीज़ें और भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। देखिए, अगर मैं बात करूं संस्मरण की, अच्छा चलिए, क्योंकि इस बात को लेकर के बेटा ना बड़ा ही विवाद है, बड़ा ही विवाद है। क्योंकि अब देखो कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे तो ये पद्म पराग जो है इसको जो है पद्म पराग जो है इसे ज्यादातर जगह पहला संस्मरण माना जाता है। ज्यादातर जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पद्म पराग है इसको पहला संस्मरण माना जाता है और ये 1929 की रचना है। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा, मैंने बताया था पद्म सिंह शर्मा 1929 ईस्वी। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक रचना और भी है जिसका नाम है बेटा प्रबंध मंजरी। जी हाँ बाबू, इस एक रचना का और भी नाम है प्रबंध मंजरी। ठीक है, उत्तर सबका सही था 1929 ना, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, शुरू में मैंने गलती से 1913 का दिया था, तो 1929। पर यहाँ जो सही उत्तर माना गया है वो पद्म पराग को ही माना गया है। वैसे सच पूछिए तो अगर पहले रेखा चित्र की हम बात करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का है उसको भी पहला रेखा चित्र मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा? अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा जी का है। तो बहुत से लोग जो है इसको जो है पहला रेखा चित्र मानते हैं और पद्म पराग को
पर चूंकि यहां जो है उसके अनुसार उत्तर पद्मपराग ही सही है। और ये जो बिहार में आया था उसमें उत्तर उन्होंने पद्मपराग माना भी था। और हम लोगों ने कई बार इस बात को पढ़ा भी है बेटा कि रेखा चित्र और संस्मरण, मैंने आपसे कई बार इसकी चर्चा की है कि इसके बीच इतनी बारीक लाइन है कि रेखा चित्र कब संस्मरण बन जाता है या संस्मरण कब रेखा चित्र बन जाता है वो लेखक को भी नहीं पता चलता है। इसीलिए ज्यादातर विद्वान रेखाचित्र संस्मरण को एक में ही रखकर पढ़ाते हैं। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र है? अमिट रेखाएं किस लेखिका का? कृष्णा महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अमिट रेखाएं। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अमिट रेखाएं ये जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये है सत्यवती मलिक। सत्यवती मलिक, तो ये जो है सत्यवती मलिक की रेखा जो है रचना है अमिट रेखाएं। ठीक है, तो इसमें से किसी की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ना? अब आपको लग रहा होगा कि जीवनी, तो देखिए अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर आपको बिहार एस्टेट देना है, आपको 9, 10th या 11, 12th का एस्टेट पास करना है, तो लघु विधाओं पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ, लघु विधाओं पर मेरे प्यारे बच्चे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बिना लघु विधाओं के पार नहीं होगा। आप देख लीजिए लगातार अगर हम वैसे कराते तो आप कहते कि सर लघु विधा से ही है, पर ये आया प्रश्न है वहां का, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए, कलम का सिपाही ना जीवनी नहीं है, तो हमारा जो पहला विकल्प है बेटा, हमारा पहला विकल्प है कलम का सिपाही, प्रवास की डायरी, निराला की साहित्य साधना ना। चलिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक कह रहे हैं ना। चलिए, हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, कलम का सिपाही आप लोग जानते हैं कि ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय जी ने लिखा है। अमृत राय जी ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। और ये किसकी रचना है? ये निराला की जीवनी है। निराला जी की जीवनी 3 भाग में है। इसके ये भी पूछा जाता है कितने भाग? प्रवास की डायरी ना, ये जो है जीवनी विधा की रचना नहीं है। ठीक है बेटा, प्रवास की डायरी जो है ये जीवनी विधा की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे बच्चे। कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण कृति कौन सी है? मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी ने कौन सा संस्मरण लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कौन सा संस्मरण लिखा है? चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्मरण कौन सा है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे ना। हाँ, यादों की तीर्थयात्रा, शेष निशेष, अतीत के गर्त से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी जल्दी बताना। शेष निशेष, जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है बाबू, बी इज द राइट आंसर। शेष निशेष जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्मरण है। और अच्छा एक काम और करना, क्या इसे थोड़ा सा आप लोग कहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये रचना ऐसी है जो बहुत कम पढ़ने को मिलती है, मतलब बहुत कम जो है इसका पुस्तकों में जिक्र मिलता है। तो इसलिए आप जो है इसे कहीं नोट कर लेना। शेष निशेष जो है ये दिनकर जी का संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है बेटा, उत्तर योगी श्री अरविंद, ये तो आप लोग जानते हैं बहुत चर्चित रचना है। उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार कौन है? रामनाथ सुमन, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, कोई नहीं, एक से अधिक। उत्तर योगी श्री
अरविंद ना, उत्तर योगी श्री, ये अरविंद आप लोग जानते हैं बहुत चर्चित दार्शनिक हुए हैं। अरविंद जो है पंत जी पर भी अरविंद दर्शन का प्रभाव है। जो पंत जी की अंतिम रचनाएं हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। तो अरविंद जो है बहुत बड़े दार्शनिक हुए। एक संत भी थे, बहुत बड़े संत भी थे अरविंद, और उन्होंने आत्मा, परमात्मा जो है, मनुष्य, इन बहुत सारी चीजों पर खूब जम करके विचार किया है। तो उत्तर योगी श्री अरविंद इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जीवनी लिखा है शिव प्रसाद सिंह जी ने। किसने लिखा है बेटा? शिव प्रसाद सिंह जी ने। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल लगे रहो, लगे रहो, अच्छे से उत्तर देते रहो। देखो मैंने बार बार कहा कि इसको कराने से आपको एस्टेट का एक बिहार एस्टेट का एक आइडिया लग जाएगा कि भाई देखिए, अब मैं जब से करा रहा हूं 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 लघु विधाओं से ही, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र ना। तो ये जो है मतलब आपको लघु विधाओं पर बहुत विशेष फोकस करना है। इसके बाद है गेहूं और गुलाब। फिर देखिए रेखा चित्र आ गया। गेहूं और गुलाब रेखा चित्र संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, स्वामी आनंद। देखो सब लोग जानते हैं, बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित प्रश्न है। इसमें बहुत ज्यादा कोई वो बताने की जरूरत ही नहीं है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। और इसमें मैंने आप लोगों को एक बात और भी बताया था कि गेहूं जो है ये भूख का प्रतीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा कि गेहूं जो है ये भूख का प्रतीक है, और गुलाब जो है ये संस्कृति का प्रतीक है ना। गेहूं जो है ये भूख का प्रतीक है, और गुलाब जो है ये संस्कृत का प्रतीक है। गेहूं और गुलाब। चलिए अगला है, पति के मृत्यु के पश्चात भगजुगनी पत्नी बनकर जीती है। ये याद होगा आप लोगों को। आपको वहां जो अलग से पुस्तक पढ़ने को दी गई है, मतलब वहां का जो पाठ्यक्रम है, तो उस पाठ्यक्रम में आपके जो है एक कहानी है, कहानी का प्लॉट ना, कहानी का, मैंने आप लोगों को कई बार इस कहानी की चर्चा की है। कहानी का प्लॉट, ये कहानी है, और ये कहानी लिखा है आपको जो है, चलिए मैं अभी बताता हूं। कहानी का प्लॉट, ये बहुत जबरदस्त कहानी है। और ये जो भगजुगनी है, ये भगजुगनी पंडित जी की पुत्री है, जो कि बुढ़ापे में, मतलब काफी उम्र हो जाने के बाद उनको जो है पुत्री पैदा होती है, और वो बाद में अपने सौतेले पुत्र की जो है पत्नी बनकर जीती है, जिससे उसका विवाह होता है। वो उसका ऑलरेडी एक पुत्र होता है जो उसकी उम्र का ही होता है, और जब उसके पति की, वो तो काफी वृद्ध होता है, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मजबूरी में, चूंकि वो वापस भी नहीं आ सकती, पंडित जी के पास तो कुछ था ही नहीं, पंडित जी भी चल बसे थे इस दुनिया से, तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, मतलब मायके के नाम पर तो वहां कुछ नहीं था ना। और उनकी जो है वहां ससुराल के नाम पर, तो उसके पास जीने का एकमात्र ऑप्शन जो था वो वही था कि वो अपने सौतेले पुत्र की पत्नी बन जाए। और वो जो है कहानी का प्लॉट बहुत जोरदार कहानी है बेटा, कभी आप लोग अगर पढ़ करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रेमचंद जी का प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? चलिए, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट बताना बेटा। चलिए, 31 जुलाई 1880, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। वाराणसी जो जिला है, वाराणसी, वाराणसी जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है लमही। लमही, ये कभी भी अगर आप बनारस से
आजमगढ़ की तरफ, जो साथी उधर कभी गए होंगे वो जानते होंगे कि जब भी आप बनारस से आजमगढ़ की तरफ जाते हैं तो बनारस से आजमगढ़ जाने पर बीच में एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम है चोलापुर। चोलापुर थाना है, काफी बड़ा थाना है चोलापुर। तो चोलापुर जैसे ही मार्केट को आप क्रॉस करते हैं, चोलापुर मार्केट को, बस थोड़ा सा आगे चलते ही आपको उल्टे हाथ पे लमही गांव दिखता है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्योंकि उस गांव का गेट जो है वो उस पर गोदान के गाय, किसान, इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। तो आपको देखते ही अपने आप पता चल जाएगा कि यही जो है लमही गांव है। तो 31 जुलाई 1880 को जो है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था लमही में। ठीक है। अगर मैं जात की बात करूं तो जाति से मुंशी प्रेमचंद जी कायस्थ थे। कायस्थ का मतलब लाला, जिन्हें कहीं कहीं कायस्थ, कहीं लाला, कहीं श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की कहानी है। कहानी का प्लॉट, बूढ़ी काकी, पूस की रात। एक दिन मैंने ये क्वेश्चन आपको और भी कराया था, याद होगा। तो भारतीय की, देखो मैंने कहा था कि भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का उपन्यास, अगर हम उपन्यास की बात करें बेटा तो ये उपन्यास है हमारा गोदान, और कहानी जो है वो है पूस की रात। क्योंकि पूस की रात में आप लोग जानते हैं जो हल्कू है किसान, और उस हल्कू किसान का जो है सारी फसल जो है वो नीलगाय चट कर जाते हैं। और जब सारी फसल नीलगाय चट कर जाते हैं तो अब उसके पास कल से करने को कुछ नहीं होता है। भाई अब उसे फसल की रखवाली करना ही नहीं। अब उसके पास एक काम है कि वो कहीं मजदूरी करे और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो इसलिए जो है ये हल्कू जो है वो पूस की रात कहानी का हल्कू जो है वो मजदूर से किसान से मजदूर बनने को बेबस है, मजबूर है। अगला है, चीफ की दावत किसके घर पर थी? चीफ की दावत सामनाथ, ये मैंने कराया था पिछली बार भी, क्वेश्चन दोबारा आ गया है। रामनाथ, श्यामनाथ। देखो इसमें मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने कंफ्यूज कराने के लिए श्यामनाथ, और ये चीफ की दावत भी है आपके यहाँ, ठीक है। हाँ, चीफ की दावत कहानी भी है। तो जब आप बिहार एस्टेट का कोर्स परचेज कर लेंगे बेटा तो वो ये सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, ये सारा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीफ की दावत जो है ये श्यामनाथ के घर पर है, सामनाथ नहीं, श्यामनाथ के घर पर है। और बहुत अच्छी कहानी है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इस कहानी के दो मुख्य बिंदु हैं जो मुझे लगता है। एक पहला मुख्य बिंदु है कि हमारे समाज में जो वृद्ध जन हैं, जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, उन बूढ़ी स्त्रियों की, उन बूढ़ी महिलाओं की क्या कंडीशन है। एक चीज तो ये दिखाई गई है। दूसरी चीज ये दिखाया गया इसमें बेटा कि वर्तमान समय में जो मनुष्य है वो किस हद तक पतित हो चुका है कि वो अपने प्रमोशन के लिए, अपने लाभ के लिए किसी स्तर तक जा सकता है, किसी स्तर तक जा सकता है, ठीक है। चलिए, भीष्म साहनी जी का जन्म कब हुआ था? देखो अब इससे एक बात और भी समझ में आ गई, क्या कि बिहार एस्टेट में थोड़ा सा जन्म मृत्यु पर भी हमको फोकस करना है। क्योंकि वास्तव में अगर सच पूछिए तो यूजीसी के बाद इस तरह के आंकड़े पूछी जाने वाली मुझे ये पहली परीक्षा दिख रही है जिस परीक्षा में इस तरह के आंकड़े पूछे गए। तो भीष्म साहनी जी का कह रहे हैं कि चलिए भीष्म साहनी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखो बेटा, भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 ना। भीष्म साहनी जी का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 19। अब देखिए ये क्यों पूछा गया, मैंने जब वहां भी कोर्स कराया था तो ये बात बच्चों को बताई थी। देखिए जन्म किसका पूछा गया? मुंशी प्रेमचंद जी का पूछा गया। जन्म किसका पूछा गया? भीष्म साहनी जी का पूछा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये हिंदी साहित्य इतिहास से क्वेश्चन बना। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन हिंदी साहित्य इतिहास से नहीं बना। ये क्वेश्चन बना जो बिहार एस्टेट में वहां का पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, उस पाठ्यक्रम से। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को जब भी वहां भी बच्चों को पढ़ाया और आज भी बता रहा हूं कि देखो मेरा काम है आपको सही दिशा देना,
अब मैंने कहा कि जितने भी आपके वहां चैप्टर हैं, उन लेखकों का, उन कवियों का परिचय जरूर पढ़िए, और ये चीज यहां आपके सामने आ गई है। ऐसा नहीं है जो बच्चे, मैं सच बता रहा हूं, बिहार स्टेट का जो है, अगर जब भी आप संस्थान से जुड़ोगे, शुरू से ही एकमात्र सुपर कोचिंग ऐसा संस्थान रहा है बेटा, जिसने बिहार जो है 1.0 से लेकर के स्टेट से लेकर के सबसे बेहतर रिजल्ट दिया, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस तरह से कुछ भी लगता है तो आप जुड़िए हमारे साथ, एक एक चीज हम बताते रहेंगे, आपको पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है, देखिए अब ये वही चीज है, माँ का अनादर करना, निम्न वर्गीय समाज का चित्रण, मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण कर रहे हैं। अब मैंने, देखिए अब यहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब जैसे आपके मन में ये बात आएगी कि भाई माँ का अनादर करना तो उद्देश्य नहीं है, देखो ये उद्देश्य माँ का अनादर करना नहीं है, वो तो माँ जो है वो उनके राह में एक बाधा पड़ रही थी कि भाई ये कुर्सी पर बैठ, ये खर्राटे लेंगी जोर जोर से, अब घर में रिश्तेदार आएंगे, वो रिश्तेदार खर्राटे, भाई कौन खर्राटा ले रहा है, खर्राटे की आवाज उनको डिस्टर्ब करेगी, है कि नहीं। जिस तरह का मांसाहार वहां पकाया गया था, मां उसकी सख्त विरोधी है। जिस तरह का पेय पदार्थ वहां चल रहा था, मां उसकी सख्त विरोधी है। तो इस तरह से मां का जो है वो उस परिवेश से सामंजस्य नहीं हो पा रहा था, इसलिए वहां मां को मजबूरी में किनारे किया गया। तो यहां जो दाव, ठीक है मां का अनादर हुआ है, बट उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य दिखाया गया है मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण, कि हमारा जो मध्यम वर्गीय समाज है ये कितना खोखला है, ये दूसरे को तो दुनिया भर की ज्ञान देता रहेगा ना, दूसरे के को तो दुनिया भर का ज्ञान देता रहेगा, लेकिन अपने खुद पर जब बात आएगी बेटा, तो ये जो है कुछ भी कर जाएगा अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, यही तो दिखाया गया है इसमें। चल अगला है, चीफ की दावत कहानी में सामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। सामनाथ का, ये श्यामनाथ है, श्यामनाथ का प्रवृत्ति चरित्र किस कहानी किस ओर अग्रसर है, मिलनसार, शांत, दयालु, ठीक है बताना। सामनाथ मतलब जिसके घर पर दावत हुई थी। देखो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सामनाथ महोदय हैं इनकी लालची प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है, लालची प्रवृत्ति है, इनकी प्रवृत्ति जो है वो लालची प्रवृत्ति है, ठीक है। कैसी प्रवृत्ति है इनकी, लालची प्रवृत्ति। मैला आंचल, अब देखिए मैला आंचल भी यहां आपको पढ़ना है, तो मैला आंचल के किस पात्र की हत्या गांधीवाद की हत्या मानी जाती है। कह रहे हैं मैला आंचल में वह कौन सा पात्र है जिसकी हत्या को क्या माना गया है, जिसकी हत्या को गांधीवाद की हत्या मानी गई है। बाबन दास, प्रशांत, कमली, मतलब सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैला आंचल में जो है गांधीवाद जो है, गांधी का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो देखो बामन दास तो हैं, पर उस तरह से, पर बामन दास की हत्या नहीं होती है, मेन बात है। इसमें जो हत्या होती है मैला आंचल में, आप पढ़ेंगे, इसमें ममता नामक एक पात्र है जिसकी हत्या होती है, ममता की। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ममता की हत्या जो है उसको इसमें बेटा जो है किसकी हत्या के समतुल्य माना गया है, तो इसमें जो है, अच्छा एक मिनट रुकना यार, देखो ध्यान हमारा दूसरी तरफ चला गया, देखो अभी मैंने कहा ना दिमाग में दूसरा चला गया यार, माफ करना बेटा ना, ये मैंने आपको देखो शुरू में ही बताया पर दिमाग दूसरी तरफ चला गया। इसमें बामन दास यही तो लास्ट में मारा जाता है, बामन दास जो है, ये बामन दास जो है यही तो बामन दास ही तो लास्ट में मारा जाता है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि बामन दास जो है ये गांधीवाद का प्रतीक है, माफ करना बेटा, गांधीवाद का प्रतीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर गांव का हाल किसको बताता है, किसको नहीं, मैला आंचल में एक बार प्रश्न देख लूं फिर से,
मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर, अच्छा, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत गांव का हाल किसको पत्र के द्वारा बताता है, पत्र के द्वारा बताता है। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत गांव का हाल किसको पत्र के द्वारा बताता है? कमली को, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को, बामन दास को? ये जो है बेटा, इसका सही उत्तर है ममता। और आपको पता ही है कि ममता है कौन। क्षमा करना, मेरा ध्यान इस क्वेश्चन की ओर आ गया था। तो इसमें सही उत्तर होगा ममता। क्यों? क्योंकि यही ममता ही तो है जो उसकी सहयोगी है ना। कमली से तो बाद में उसका प्रेम हो जाता है, ठीक है, वो एक अलग की बात है, बट ये ममता ही है जो उसकी सहयोगी है। तो वो ममता को ही पत्र के माध्यम से, या यहाँ जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है, आपको पता है कि मैला आंचल जो है ये पूर्णिया जिले की कहानी है, बिहार के पूर्णिया जिले की कहानी है। तो जहां उसकी नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति का हाल वो ममता को पत्र के माध्यम से बताता है ना, क्योंकि वो ममता तो वहां है नहीं। मैला आंचल उपन्यास का कौन सा पात्र सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है? ज्योतिकी जी, कालीचरण, बामन दास? देखो, अब बामन दास जी का तो मतलब ही नहीं होता है ना, बामन दास जी का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो गांधीवाद का प्रतीक है। ये बामन दास जो है, ये इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं गांधीवाद का, बामन दास जो हैं ये गांधीवाद का प्रतीक है, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कालीचरण जो है ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। और जब मैला, देखिए अब आपको खुद एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर बिहार स्टेट को जानना है तो मैला आंचल उपन्यास या एक एक कहानियों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, एक एक कहानियों को, एक एक उपन्यास को जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कालीचरण जो है ये सोशलिस्ट पार्टी का। कौन जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? ठीक है, कौन जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास नहीं है? इसमें एक ऑप्शन आप बदल लो बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चे, ये मुक्तिबोध हटा करके आप यहां कर लो सन्यासी, सन्यासी कर लो इसको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी, क्योंकि सुनीता भी है, त्यागपत्र भी है। सन्यासी जो है ये इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी जी का। ठीक है, इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है सन्यासी। चलो, त्यागपत्र उपन्यास में, ये उपन्यास भी आपको पढ़ना है, लेखक ने एक खास शैली में किसकी कहानी या मूल अंग्रेजी लेख के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने की बात की है? एम.एस. दयाल, फखरुद्दीन, एम. अस्थाना? देखो, कह रहे हैं कि किस जो है त्यागपत्र उपन्यास में जो लेखक है, लेखक ने एक खास शैली में किसकी कहानी को अंग्रेजी या अनुवाद करने की बात की? किसकी कहानी को? तो ये है एम.एस. दयाल, सर एम. दयाल। ठीक है, इन्होंने जो है सर एम. दयाल जो जज साहब हैं, उन्होंने इनको, इनकी कहानी को अनुवादित करने की बात की है। अगला है, त्यागपत्र उपन्यास में बुआ की सहेली है शीला, सीमा, शालिनी, कोई नहीं, एक से अधिक? ठीक है, तो देखो, आप जानते हैं कि इसमें जो शीला है, ये शीला बुआ की सहेली है ना। शीला जो है ये कह रहे, तो इसमें मैं बताऊं बुआ है किसकी? ये बुआ जो है ये प्रमोद की है। किसकी है बेटा? प्रमोद की है। तो ये बुआ किसकी है? बुआ जो है ये प्रमोद की बुआ है। प्रमोद इसका जो है मुख्य पात्र है। एक तरह से दो ही पात्र हैं इसमें, बुआ और प्रमोद। ठीक है, और इन बुआ की सहेली हैं शीला। चलो, तो बस मेरे प्यारे बच्चों,
आज की क्लास यहीं तक। देखो, आप आके लौटो तो बेहतर है कि कुछ मिले आपको, और इसमें से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार एस्टेट देने की इच्छा रखते होंगे, जो जो बिहार एस्टेट देंगे, बिहार एस्टेट का फॉर्म भरेंगे। तो बेटा ये क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण क्लास सिद्ध होगी। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के, हाँ ठीक है कि ये 5 की जगह 4 ऑप्शन आते हैं, मैं 4 ऑप्शन अगली बार से ले आऊंगा, बट आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह का ऑप्शन आता है। ठीक है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बिहार एस्टेट का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है सुपर कोचिंग पर। बिहार एस्टेट में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी जानकारी विधिवत दूंगा, पर सबसे बेहतर है कि देखिए बिहार में मैंने कई बार आपको ये बात बताई कि भाई कुछ बच्चे होते हैं जो 6 to 8 भी दे रहे हैं, 9 10th भी दे रहे हैं, 11 12th भी दे रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 6 to 8 दे रहे हैं, 9 10th दोनों दे रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 9 10th भी दे रहे हैं, 11 12th भी दे रहे हैं। तो अब आपको वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो तो एक अलग की बात है। इसके अलावा अब आप जब कई सारे कोर्स परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने 6 to 8 का भी कोर्स परचेज किया, 9 10th का भी कोर्स परचेज किया, तो आपको कई बार बहुत दिक्कत भी आती है, बार बार परचेज करने, बार बार पढ़ने, और दिक्कत कई आती। तो इसलिए जो है सुपर कोचिंग ने आपके लिए बिहार का महापैक लॉन्च किया है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी विधिवत जानकारी आपको दूंगा। पर एक बात ध्यान रखना बेटा कि बहुत कम दाम में, पूरे मार्केट में सबसे कम दाम में सबसे बेहतर कोर्स आपको सुपर कोचिंग पर मिलेगा। तो अगर आप बिहार महापैक लेने के इच्छुक हैं या इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें अपना जो है अपना कोर्स लिख दीजिएगा, जैसे बिहार महापैक ना, या बिहार महापैक, या ये इसमें देखो एक खास बात आपको और भी है क्या, इसमें आपको बिहार एस्टेट के साथ साथ TRE 4.0, TRE 4.0 ये दोनों का कंबाइन तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, दोनों की कंबाइन तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए जो है आप तुरंत अपने कोर्स का नाम लिखिएगा और अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, और लिख करके हमें 8009778919 या 6393382997 इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।